नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे नंबर की जो आजकल हर तरफ छाया हुआ है। एक ऐसा आर्थिक आंकड़ा जिसने सुर्खियां तो बटोरी ही हैं, लेकिन साथ ही एक बड़ी बहस भी छेड़ दी है और कई लोगों को हैरान भी कर दिया है। 8.2%। ये है भारत की हालिया जीडीपी विकास दर। सुनने में तो ये एक जबरदस्त, बहुत ही शानदार नंबर लगता है ना। पर सवाल ये है कि क्या ये नंबर हमें पूरी कहानी बता रहा है? तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं, क्योंकि ये नंबर जितना प्रभावशाली है ना, इसके पीछे की कहानी उतनी ही ज्यादा दिलचस्प और कह सकते हैं जरूरी भी है। तो इस 8.2% के आंकड़े को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, ये जुलाई से सितंबर तिमाही की विकास दर है और ये पिछले 6 तिमाहियों में सबसे ऊंची है। कमाल की बात तो ये है कि इसने खुद रिजर्व बैंक के अनुमानों को भी पीछे छोड़ दिया। और जो बात इसे और भी खास बनाती है वो है इसका समय। ये उछाल एक ऐसे वक्त में आया है जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं मुश्किलों से गुजर रही थीं। कई आलोचकों को तो इसकी दूर दूर तक कोई उम्मीद ही नहीं थी। अब इससे पहले कि हम इस विकास के क्यों और कैसे में जाएं, एक बार जल्दी से ये समझ लेते हैं कि ये क्या है। हम सब जीडीपी जीडीपी सुनते तो रहते हैं, पर इसका असल मतलब क्या होता है? बहुत सीधे शब्दों में कहें तो जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक सेहत नापने का एक थर्मोमीटर जैसा है। ये बस ये बताता है कि एक तय समय में देश के अंदर कुल कितने मूल्य की चीजें और सेवाएं बनी। तो फिर ये ग्रोथ रेट क्या चीज है? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए पिछले साल देश ने 100 रुपए का सामान बनाया और इस साल 108 रुपए का, तो जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी हुई? 8%। बस इतनी सी बात है। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात आती है, रियल और नॉमिनल जीडीपी का फर्क। जो 8.2% का नंबर हम देख रहे हैं ना, वो रियल जीडीपी है। इसका मतलब है कि इसमें से महंगाई का असर हटा दिया गया है। ये अंतर समझना इस पूरी कहानी को समझने के लिए बेहद जरूरी है। इसे याद रखिएगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये 8.2% की रफ्तार आ कहां से रही है? अर्थव्यवस्था के कौन से इंजन हैं जो सबसे तेज दौड़ रहे हैं? इस स्लाइड पर एक चीज तो एकदम साफ नजर आ रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आया जबरदस्त उछाल। जरा सोचिए, पिछले साल इसी तिमाही में ये सिर्फ 2.2% पर था और इस साल सीधा 9.1% पर पहुंच गया। ये एक बहुत बहुत बड़ा जंप है। लेकिन यहां एक और दिलचस्प पहलू भी है। देखिए, भले ही मैन्युफैक्चरिंग की विकास दर यानी ग्रोथ रेट तेज हो, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था के केक का जो सबसे बड़ा टुकड़ा है वो अब भी सर्विस सेक्टर के पास है, जिसमें फाइनेंस और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्र आते हैं। और ये बदलाव इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अर्थशास्त्र में जब कोई देश खेती पर अपनी निर्भरता कम करके मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज की तरफ बढ़ता है, तो इससे विकास और तरक्की का एक पक्का, एक क्लासिक संकेत माना जाता है। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिसने सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा किया। एक तरफ तो ये 8.2% की अच्छी खबर थी और दूसरी तरफ एक ऐसी हेडलाइन वायरल हुई जिसने सबको चौंका दिया। ये हेडलाइन आग की तरह फैली। इसे पढ़कर पहली नजर में तो ऐसा ही लगा कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को ही एक कमजोर ग्रेड दे दिया हो। तो क्या सच में ऐसा था? क्या आईएमएफ भारत की आर्थिक ग्रोथ पर कोई सवाल उठा रहा था? चलिए इस वायरल खबर का जरा सच जानते हैं। तो असलियत यह है, ये जो सी ग्रेड था वो अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस के लिए नहीं था। ये ग्रेड आंकड़े इकट्ठा करने के तरीकों के लिए यानी मेथोडोलॉजी के लिए था। मतलब ये एक तकनीकी मूल्यांकन था, आर्थिक ग्रोथ पर कोई फैसला नहीं। तो आईएमएफ ने ये ग्रेड दिया क्यों था? वजहें तकनीकी थीं। पहली कि जीडीपी की गिनती के लिए जो बेस ईयर इस्तेमाल हो रहा है वो 2011-12 का है, जो काफी पुराना हो चुका है। और दूसरी वजह ये कि हमारे तरीके छोटे और असंगठित कारोबार का डेटा पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर पाते। तो आईएमएफ का कहना था कि इन तरीकों को बेहतर बनाने की जरूरत है, बस। और इस बात को सही नजरिए से देखने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि आईएमएफ ने चीन को भी उसकी डेटा प्रैक्टिस के लिए ठीक यही सी ग्रेड दिया है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत के साथ ही हुआ है। तो इन सारी बातों को जरा जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि इस पूरी बहस से आखिर नतीजा क्या निकला और आगे की दिशा क्या है। इस पूरी बहस का एक बहुत ही सकारात्मक नतीजा ये निकला है कि सरकार ने इन सुझावों पर ध्यान दिया है और अब जीडीपी के बेस ईयर को 2022-23 पर अपडेट करने की योजना है, जिससे भविष्य में हमारे आंकड़े और भी ज्यादा सटीक होंगे। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है
कि कोई भी आंकड़ा अपने आप में पूरी कहानी नहीं होता। असली कहानी तो इस बात में छिपी है कि हम उन आंकड़ों को समझते कैसे हैं, उन्हें पेश कैसे करते हैं और उनके पीछे की बारीकियों को कितना जानते हैं।